हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मून बीम अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 11th क्लास की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 4 करें हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। You know that continents cover 29% of the surface of the earth and the remainder 71% water। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के 29% भाग के ऊपर ये स्थल भाग है और 71% भाग है ये हमारा जलीय भाग है। यानी अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का 29% भाग वो सरफेस है और 71 जो परसेंट है वो हमारा वाटर एरिया है, 71% भाग पर जल है। द पोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस बॉडीज एज विद देम इन द मैप have not been the same in the past. Moreover, it is now a well accepted fact that oceans and continents will not continue to enjoy their present position in time to come. आप देख रहे हैं कि जो पोजीशन कॉन्टिनेंट्स की आज वर्तमान समय के अंदर प्रेजेंट के अंदर जो ये पोजीशन है, क्या आज से पहले भी इनकी पोजीशन ऐसी थी और क्या आने वाले टाइम के अंदर क्या इनकी पोजीशन ऐसी रहेगी या इसके अंदर कुछ चेंजिंग होगी या बदलाव होंगे। तो आप देखते हैं कि अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारे वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 5 ओशियंस हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं और कौन कौन से ओशियंस हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर देखते हैं। और हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण है क्या जो हमारे ओशियंस है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनकी जो आज प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हमारी ये पोजीशन है कॉन्टिनेंट्स की और ओशियंस की, क्या आज से पहले प्राचीन समय के अंदर भी ऐसी थी? आज से करोड़ वर्ष पहले भी क्या हमारे कॉन्टिनेंट्स ऐसे दिखाई देते थे या उनमें कुछ परिवर्तन थे? और क्या आने वाले टाइम के अंदर भी क्या ये ऐसे ही होंगे या इनके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं? वो हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरह से इनकी पोजीशन चेंज हुई है और क्या आने वाले टाइम के अंदर इनकी पोजीशन चेंज हो सकते हैं। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारी जो कॉन्टिनेंट्स है वो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स? तो हमारा जो बात करते हैं नंबर 1 की, वो हमारा नंबर 1 हमारा नॉर्थ अमेरिका, नंबर 2 साउथ अमेरिका, नंबर 3 हमारा कौन सा रहेगा? यूरोप, नंबर 4 अफ्रीका, नंबर 5 एशिया, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 रहेगा हमारा अंटार्कटिका। आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है महाद्वीप वो एशिया महाद्वीप है और विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स है। अब हम बात करते हैं ओशियंस की कि हमारे 5 ओशियंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 की हम बात करते हैं वो रहेगा हमारा कौन सा है? पैसिफिक ओशियंस नंबर 1 रहेगा हमारा, क्योंकि इस साइड हमारा कौन सा ये साउथ और ये नॉर्थ। लेकिन हमारा जो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा रहेगा पैसिफिक ओशियन। यहाँ नंबर 1 पैसिफिक ओशियन। और सबसे बड़ा जो अगर हम बात करते हैं महासागर की, कौन सा महासागर सबसे बड़ा महासागर रहेगा? वो रहेगा हमारा पैसिफिक ओशियंस यानी प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा जो महासागर है और सबसे छोटा जो ओशियंस है वो रहेगा हमारा अंटार्कटिक ओशन, जो हमारा यहाँ है, जो हमारा कहाँ है? यहाँ, ये वाला सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन और सबसे छोटा आर्कटिक ओशन। अब हम बात करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से 5 ओशियन है। तो सबसे पहला हमारा पैसिफिक ओशियन, नंबर 2 आर्कटिक ओशियन, नंबर 3 अटलांटिक ओशियन जो हमारा यहाँ है, नंबर 4 हमारा इंडियन ओशियन, और नंबर 5 रहेगा वो रहेगा हमारा साउथर्न एशियन। हमारे वर्ल्ड के अंदर 5 ओशियंस हैं। पैसिफिक ओशियन, नंबर 2 आर्कटिक ओशियन, नंबर 3 अटलांटिक ओशियन, नंबर 4 इंडियन ओशियन, नंबर 5 साउथर्न ओशियन। अब हम आगे बढ़ते हैं
हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, जो ये महाद्वीप विस्थापित हुए हैं, ये किस तरह से हुए? क्या आज से ये पहले इकट्ठे थे? क्या इकट्ठे भूखंड के रूप में थे? ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्टलाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन, यू विल बी सरप्राइज्ड बाय सिमेट्री ऑफ द कोस्टलाइंस ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा अटलांटिक ओशन है, जो हमारे यहाँ हमारा जो अटलांटिक ओशन है, इसकी जो तटों की ओर आप देख रहे हो, कोस्ट लाइन की ओर आप देख रहे हो, तो उनके पीछे एक सिमेट्री बन रही है। किस तरह की? आप देख रहे हैं इस तरह की, जो ये क्या है, ये एक सिमेट्री बन रही है। आगे देखते हैं हम सिमेट्री कौन सी है। दोबारा बता रहा हूँ कि जो ओशन, जो हमारा अटलांटिक ओशन है, उसकी अगर हम बात करते हैं दोनों कोस्ट लाइन की, तो ये हमारी, जैसे ये वाली अगर हम बात करते हैं, ये हमारी क्या सिमेट्री है, दो ये कोस्ट लाइन के बीच का अपने एक सिमेट्री बन रही है। यूरोप एंड अफ्रीका टू बी वंस जॉइंट टुगेदर, क्या थे कि यूरोप और अफ्रीका क्या थे? कभी न कभी एक थे। यूरोप और अफ्रीका नहीं, बल्कि जो 7 जो आज कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सभी क्या थे? जॉइंट टुगेदर थे। ये सभी क्या थे? इकट्ठे भूखंड के रूप में थे। फ्रॉम द नॉन कोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस, इट वाज अब्राहम ओर्टिलियस, a Dutch map maker who first proposed such a possibility as early as 1956. ध्यान, अगर हम बात करते हैं इन महाद्वीपों के जुड़े होने की जो संभावना व्यक्त की थी, सबसे पहले वो व्यक्त की थी अब्राहम ओर्टिलियस ने। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो यूरोप और अफ्रीका वो आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे, लिंक थे। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वो कौन सी विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले महाद्वीपों के जुड़े होने की पॉसिबिलिटी बताई थी, वो थे हमारे कौन? अब्राहम ओर्टिलियस। अब्राहम ओर्टिलियस थे जिन्होंने सबसे पहले महाद्वीपों के जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी, वो थे हमारे अब्राहम ओर्टिलियस। अब हम बात करते हैं एंटोनियो पेलेग्रिनी की। जो हमारे अब्राहम ओर्टिलियस है, वो तो महाद्वीपों के जुड़े होने की संभावना व्यक्त करते हैं, वो तो संभावना व्यक्त करते हैं कि ये महाद्वीप कभी न कभी जुड़े हुए थे। लेकिन जो हमारा एंटोनियो पेलेग्रिनी है, वो क्या करते हैं? इन महाद्वीप, इकट्ठे महाद्वीपों का एक मैप तैयार कर देते हैं। अब्राहम ओर्टिलियस ने सिर्फ ओनली संभावना व्यक्त की थी, और जो हमारे एंटोनियो पेलेग्रिनी है, वो क्या करते हैं? इन सभी इकट्ठे महाद्वीपों का एक मैप तैयार कर देते हैं, एक मानचित्र बना देते हैं। Continental drift, early evidence of continental movement. A continental drift, a hypothesis which states that continents have moved around the globe over time to reach their current position. अब देखते हैं कि जो आज का जो हमारा ग्लोब है, आज के जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, वो आज से करोड़ों वर्ष पहले ऐसे नहीं थे, बल्कि एक भूखंड के रूप में थे। आज जो इस तरह से बने हैं, उनकी पोजीशन के अंदर चेंजेज हुए हैं। अल्फ्रेड वेगनर केम अप विद दिस स्टोरी इन 1912। जो हमारे अल्फ्रेड महोदय हुए हैं, जो हमारे जर्मन के हैं, ये एक मेट्रोलॉजिस्ट है, एक जियोग्राफर है, जिन्होंने द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने 1912 के अंदर दिया था। ये क्या कहते हैं? देखते हैं। He believed that all continents were connected as one large landmass about 200 million years ago. ये कहते हैं अल्फ्रेड वेगनर महोदय कहते हैं कि जो आज जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आज से 20 करोड़ वर्ष पहले क्या थे? जुड़े हुए थे। कि आज से 200 मिलियन ईयर्स वो क्या थे? ये कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे, और एक लार्ज लैंडमास के रूप में थे, एक बड़े स्थल भाग के रूप में इकट्ठे थे। देन दे ब्रोक एंड ड्रिफ्टेड टू देयर करंट पोजीशन। ये जो इनकी जो आज वर्तमान जो पोजीशन है, वर्तमान जो इनकी स्थिति है, वो इनके ड्रिफ्ट होने के बाद हुई है, इनके टूटने के बाद हुई है, ब्रोक होने के बाद हुई है, इनके सेपरेट करने के बाद ये करंट पोजीशन बनी है इनकी। ही कॉल्ड दिस सुपर लैंडमास पेंजिया। और जो सभी कॉन्टिनेंट्स का जो लोअर लैंडमास था, यानी सभी जो
कॉन्टिनेंट्स का जो इकट्ठा जो भूभाग था उसको इन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? पेंजिया। आप देखते हैं कि जो सभी हमारे जो कॉन्टिनेंट्स आज से 200 मिलियन ईयर्स एगो किस तरह के थे? इस तरह के क्या थे? कनेक्टेड थे, जॉइंट टुगेदर थे। और इस भाग को क्या नाम दिया गया था? इस भाग को नाम दिया गया था पेंजिया। क्या नाम दिया गया था? इस भाग को नाम दिया गया था पेंजिया। इस भाग को पेंजिया नाम दिया गया। और जो ये वाला भाग था हमारा वाटर एरिया, जो ये वाला भाग था, ये जो हमारा वाटर एरिया था, इस भाग को नाम दिया गया था पेंथालासा। यानी जो हमारा स्थल भाग था, स्थल भाग को नाम दिया गया था पेंजिया। और जो हमारा जलीय भाग था इसके चारों उसको नाम दिया गया था पेंथालासा। चलो आगे मैप के द्वारा हम समझते हैं। पेंजिया अबाउट 200 million years ago, before it began breaking up, the southern portion of Pangaea, Gondwana, and the northern portion Laurasia. क्या आज से 200 मिलियन ईयर्स एगो की अगर हम बात करते हैं, 20 करोड़ वर्ष अगर पहले की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या थे? सभी एक भूखंड के रूप में इकट्ठे थे। और जो लोअर लैंडमास था उसको नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। और जो इसके चारों तरफ जो हमारा वाटर एरिया था उसको नाम दिया गया था पेंथालासा। उसको क्या नाम दिया गया था? उसको पेंथालासा कहा गया। और जो हमारा स्थलीय भाग था, स्थलीय भाग को कहा गया पेंजिया। और जो हमारा जलीय भाग था इसके चारों तरफ, जो हमारा जलीय भाग है, इसको नाम दिया गया था क्या? पेंथालासा। और जो स्थल भाग को पेंजिया। और अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो पेंजिया है वो दो भागों के अंदर टूटा, एक तो नॉर्थ पार्ट और एक साउथ पार्ट। और जो नॉर्थ पार्ट था, नॉर्थ पार्ट को नाम दिया गया था लोरेशिया। और जो साउथ पार्ट था, साउथ पार्ट को नाम दिया गया था गोंडवाना। नॉर्थ पार्ट को लोरेशिया और साउथ पार्ट को गोंडवाना। आप यहाँ देख सकते हैं कि आज से 20 करोड़ वर्ष पहले कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने सेपरेट करना शुरू किया, इन्होंने ड्रिफ्ट करना शुरू किया। उसके बाद इनके पोजीशन के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ? चेंजेज आए, बदलाव आए। आप देखते हैं कि जो आप देखते हैं कि 94 मिलियन ईयर्स एगो ये महाद्वीप क्या है? सेपरेट होने शुरू हुए थे, ड्रिफ्ट होने शुरू हुए थे। और जो हमारा इंडिया था वह देखते हैं कि धीरे धीरे वो इस भूभाग से क्या हुआ? टूटा। और देख सकते हैं कि आज जो इंडिया हमारा यहाँ है, इस पार्ट के अंदर यहाँ इंडिया है। और वो पहले, आज से पहले वो कहाँ था? आप देख सकते हैं वो यहाँ था। जो हमारा अंटार्कटिका क्या है? यहाँ है। पहले इकट्ठे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्प्लिट करना शुरू किया। और जो बीच में जो स्पेस बनता गया, उस स्पेस के अंदर धीरे धीरे स्थान है वो वाटर ने ले लिया। धीरे धीरे वहाँ पानी भरता गया। हम देखते हैं आगे कि धीरे धीरे महाद्वीपों ने क्या किया? स्प्लिट करना शुरू किया। धीरे धीरे ये स्प्लिट हुए, यानी पहले ही इस फॉर्म के अंदर थे। और धीरे धीरे जब इन्होंने क्या हुआ? इन्होंने धीरे धीरे इन्होंने स्प्लिट करना शुरू किया, ये ड्रिफ्ट होने शुरू हुए। इन्होंने ड्रिफ्ट किया और धीरे धीरे इनकी पोजीशन के अंदर क्या परिवर्तन आता गया। धीरे धीरे इनके पोजीशन के अंदर क्या परिवर्तन आता गया। और ये यहाँ से इनकी पोजीशन ये बनी। आज वर्तमान इनकी जो पोजीशन है वो ये है। और आज से पहले जो इनकी जो पोजीशन थी वो ये थी। और आज इनकी पोजीशन ये है। यानी यहाँ से यहाँ ये पोजीशन बनने में इनको टाइम लगा है। और पहले देख सकते हैं कि आज से पहले इनकी पोजीशन ये थी, उसके बाद इनकी पोजीशन ये बनी, इसके बाद इनकी पोजीशन ये बनी, इसके बाद धीरे धीरे इनकी पोजीशन ये बनी। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारा इंडिया था वो कहाँ था? पहले हमारा इंडिया यहाँ था। उसके बाद धीरे धीरे सेपरेट हुआ। उसके बाद इंडिया यहाँ आया हमारा। उसके बाद हमारा इंडिया यहाँ आया। और आज आप देखते हैं इंडिया हमारा एशिया का पार्ट।
लेकिन आज से पहले इंडिया एशिया का पार्ट नहीं था, बल्कि एक गोंडवाना का भाग था। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जो अल्फ्रेड वेगनर महोदय द्वारा 1912 के अंदर दी गई थी, उसके पक्ष में कौन कौन से एविडेंस है वो प्रस्तुत किए गए थे। तो पहला जो एविडेंस है वो हमारा द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, दैट इज जिग्सॉ फिट। और सेकंड हमारा जो एविडेंस रहेगा वो रहेगा रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। थर्ड जो हमारा एविडेंस है वो हमारा कौन सा एविडेंस है, वो हमारा टी लाइट है। कौन सा? टी लाइट। फोर्थ एविडेंस है प्लेसर डिपॉजिट्स। फिफ्थ एविडेंस रहेगा वो रहेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। पहले एविडेंस की हम बात करते हैं, कौन सा हमारा द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स जिग्सॉ फिट। द shorelines of Africa and South America facing each other have a remarkable and unmistakable match. It may be noted that a map produced using a computer program to find the best fit of the Atlantic margin was presented by Bullard in 1964. It proved to be quite perfect. The match was tried at 1,000 Farthon lines instead of the present shoreline. आप देख सकते हैं कि जब अफ्रीका और साउथ अमेरिका को इनको क्या किया गया, इनको लिंक किया गया, इनको कनेक्ट किया गया और ये देखा गया क्या ये फिट होते हैं। तो आप देखते हैं कि जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका को जोड़ के देखा गया तो ये एकदम राइट क्यूट परफेक्ट एकदम फिट हो गए थे। एक पजल के रूप में ये सभी जो महाद्वीप थे एक पजल के रूप में सही फिट हुए थे इस तरह से, यानी इनकी एक पजल से की फॉर्म में फिट हो गए थे। जिस तरह एक पजल बनती है उसी तरह जब महाद्वीपों को कॉन्टिनेंट्स को जब लिंक करके देखा गया, इनको कनेक्ट करके देखा गया तो एक पजल के रूप में सही फिट हो गए थे। और इनके पजल के रूप में फिट होना इस बात को प्रूव करते हैं कि जो सभी जो कॉन्टिनेंट्स है ऑल कॉन्टिनेंट्स ये कभी न कभी एक लार्ज लैंड मास के रूप में थे, इकट्ठे थे। सेकंड एविडेंस देखते हैं कि सेकंड एविडेंस कौन सा है। सेकंड एविडेंस रहेगा मेरा वो रहेगा हमारा कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं और अनेक जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, उनके अगर रॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो रॉक्स सेम एज के हैं, सेम मटेरियल की बनी हुई है। जियोलॉजिकल रॉक एविडेंस, जब हम जो हमारे रेडियोमेट्रिक जो प्रणाली है, जिस प्रणाली के माध्यम से हम रॉक्स की एज चेक करते हैं, जब हमने रेडियोमेट्रिक प्रणाली से कॉन्टिनेंट्स की जब एज चेक की, जैसे हमारे द रॉक्स फाउंड इन Newfoundland are the same types and as rocks found in Greenland, Ireland, Scotland, Norway. जब इन देशों के रॉक्स की एज चेक की गई, हमने रेडियोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से इनको चेक किया तो जो एज थी वो इनके सेम थी, यानी ये इनका निर्माण हुआ था वो एक ही समय के अंदर हुआ था, एक ही टाइम के अंदर इनका निर्माण हुआ था, इनका निर्माण एक ही साथ हुआ था और ये सेम मटेरियल की बनी हुई थी, सेम टाइप की थी। और सेम एज के रॉक्स का होना और सेम टाइप के रॉक्स का होना इस बात को प्रूव करता है कि जो सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये कभी न कभी आज से पहले क्या थे, एक भूखंड के रूप में इकट्ठे थे। आप देख सकते हैं कि जब अफ्रीका और हमारा नॉर्थ अमेरिका इनकी जब रॉक की बात करते हैं तो ये क्या है, सेम एज के प्रतीत होते हैं। ये सेम एज की थी, जैसे इसी तरह की रॉक्स हमें यहाँ मिली है अफ्रीका के अंदर और इसी तरह की जो रॉक्स मिली हमें यहाँ नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिली है। इसी तरह की रॉक्स हमें मिली है यहाँ अफ्रीका के अंदर, इसी तरह की रॉक्स मिली हमें कहाँ, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के अंदर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ये वाली अगर हम बात करते हैं जो इस वाली लाइन्स की, ये लाइन क्या हो रही है, मैच हो रही है, और इस लाइन का मैच होना इस बात को प्रूव करता है, इस बात को प्रमाणित करता है, इस बात की पुष्टि करता है
ये दोनों क्या थे, आपस में लिंक थे, जुड़े हुए थे। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लेशियल एविडेंस। ग्लेशियल एविडेंस जिसको हम टिलाइट भी बोलते हैं, कि जो हिम नदियों के द्वारा जो अवसाद जो डिपॉजिट्स किए गए थे उनकी बात करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम टिलाइट बोलते हैं। देखते हैं जो हमारा अंटार्कटिका आज पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और ये साथ जुड़ा हुआ था किसके, साउथ अमेरिका के, अफ्रीका के, इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के। और जब हम बात करते हैं इनके टिलाइट की बात करते हैं तो हमें अवशेष हमें साउथ अमेरिका के अंदर मिलते हैं, अफ्रीका के अंदर मिलते हैं, इंडिया के अंदर मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनके अवशेष, इनके जो हमें निक्षेप मिलते हैं, इनके डिपॉजिट्स, सोल्ट डिपॉजिट्स की बात करते हैं, कोल स्वैम्प की बात करते हैं, डिजर्ट सैंड की बात करते हैं, रीफ की बात करते हैं। तो ये क्या है, ट्रॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, एक जैसे हैं। जो टिलाइट्स की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका के अंदर भी है, अफ्रीका के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, और अंटार्कटिका पूरा वाक्य है बर्फ से ढका हुआ, आइस से ढका हुआ है। यानी यहाँ क्या है, इस बात, क्योंकि आज ये अलग हो चुके हैं, अलग होने के बावजूद भी यहाँ अगर हम टिलाइट की बात करते हैं तो सभी जगह उसके एविडेंस मिलते हैं, उसके अवसाद मिलते हैं, और हमें मानव निर्मित अवसाद का मिलना इस बात का प्रमाणित करता है, इस बात को सिद्ध करता है कि जो सभी कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपस में क्या थे, लिंक थे। क्योंकि आप देखते हैं कि जब सभी भाग इकट्ठे थे तब इनसे प्रभावित हुए थे, और इसी कारण आज ये अलग हो गए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ मानवीय द्वारा जो निर्मित जो निक्षेप, जो अवसाद है वो एक जैसे हैं। एक जैसे इसलिए है क्योंकि जो सभी जो कॉन्टिनेंट्स आज से पहले इकट्ठे थे, इसी कारण आज ये अलग अलग होने के बावजूद भी यहाँ मानवीय द्वारा निर्मित जो निक्षेप मिले हैं वो एक जैसे हैं। सेकंड रहेगा वो रहेगा हमारा प्लेसर डिपॉजिट्स। देखते हैं अवसाद निक्षेप की। द occurrence of rich pleasure deposits of gold in the Ghana coast and the absolute absence of source rock in the region is an amazing fact. The gold bearing veins are in Brazil, and it is obvious that the gold deposits of the Ghana and derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. अगर हम बात करते हैं घाना की, जहाँ से हमें सोने के निक्षेप मिले हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं उसके खानों की, अगर हम उसकी रूट्स की बात करते हैं तो उसकी अगर हम बात करें वो कहाँ है, वो हमारी ब्राज़ील के अंदर है। देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं यहाँ जो घाना है और यहाँ जो हमारा ब्राज़ील है, ब्राज़ील हमारा वो साउथ अमेरिका के अंदर है, और जो हमारा घाना है वो हमारा अफ्रीका के अंदर है। हाँ, हमें सोने के अगर बात करते हैं भंडार की, सोने के भंडार हमारा अफ्रीका के अंदर मिलते हैं, लेकिन अगर उसके रूट्स की बात करते हैं, उनके जड़ों की बात करते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं, वो हमारे साउथ अमेरिका के अंदर मिलते हैं। और इसका इस तरह की चीज़ें मिलना इस बात को प्रूव करता है, इस बात को सिद्ध करते हैं कि सभी क्या थे आपस में जुड़े थे, कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका क्या थे आपस में कनेक्टेड थी, जुड़ी हुई थी। जो हमारा घाना, दोबारा बताते हैं, जो हमारा घाना वो यहाँ है और हमारा ब्राज़ील वो यहाँ घाना के अंदर जो हमारा अफ्रीका के अंदर है, वहाँ से हमें सोने के निक्षेप मिले हैं, सोने के भंडार मिले, लेकिन उनकी अगर जड़ों की बात करते हैं वो हमारी यहाँ है, क्योंकि आज अलग हो गए, लेकिन जब इकट्ठे थे तो जहाँ से ये निकलते थे वो क्या थे, इकट्ठे थे। लेकिन इनको जब अलग कर दिया गया तो इनकी जो जड़ें हैं वो तो रह गई ब्राज़ील के अंदर, और इसके जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो रह गया हमारा घाना के अंदर। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। जो हम बात करते हैं अवशेषों की, व्हेन आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स adapted to living on land or in fresh water are found on either side
of the main barriers. A problem arises regarding a accounting for such distribution. The observation that lemurs occur in India. आप देखते हैं जो लेमूर है, ये क्या एक लेमूर है, ये एक बंदर की प्रजाति है। लेमूर के एक बंदर की प्रजाति है ओके इन इंडिया। और एक प्रजाति के जो हमें अवशेष वो कहाँ से मिलते हैं? हमें इंडिया के अंदर भी मिलते हैं, हमें मेडागास्कर के अंदर भी मिलते हैं और अफ्रीका के अंदर भी मिलते हैं। यानी 3 स्थानों के ऊपर केंद्र में ये लेमूर क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। अवशेष इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये पहले जब गोंडवाना के भाग थे तो ये तीनों भाग क्या थे? इकट्ठे थे, क्योंकि इंडिया में मेडागास्कर के पास था, अफ्रीका के पास था। इसी कारण ये तीनों के अंदर लेमूर के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। और जो हमारे मिर्सोश हैं, जो हमारे रेप्टाइल है, जैसे रेप्टाइल्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ हमें स्मॉल रेप्टाइल मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं स्नैक्स की, हम बात करते हैं क्रोकोडाइल की, हम बात करते हैं टोर्टोइज की, जो सरीसृप है वो भी हमें महाद्वीपों के अनेक भागों में मिलते हैं। इंडिया के अंदर भी मिलते हैं, हमें अफ्रीका के अंदर भी रेप्टाइल्स मिलते हैं, मेडागास्कर के अंदर भी मिलते हैं हमें, और अनेक स्थानों के ऊपर इन चीज़ों का मिलना, एक जैसी चीज़ों का मिलना इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सभी भाग क्या थे? इकट्ठे थे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम के अंदर आज हम देखें कि अफ्रीका और साउथ अफ्रीका अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, इनके बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस, इनके बीच डिस्टेंस रहेगी वो 48 किलोमीटर है। उसके बावजूद भी यहाँ पर एक जैसी औषध मिल है। जिस तरह हम बात करते हैं, मैंने बात की थी फॉसिल्स की, जो रेप्टाइल है वो हमें साउथ अमेरिका के अंदर मिलते हैं, और उसी तरह के जो रेप्टाइल हमें इंडिया के अंदर भी मिलते हैं, अंटार्कटिका के अंदर भी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मिलते हैं, और अफ्रीका के अंदर भी मिलते हैं। इनका मिलना, जो रेप्टाइल मैंने बताया, रेप्टाइल्स कौन कौन से स्मॉल रेप्टाइल्स में मिलते हैं, जैसे क्रोकोडाइल है, स्नैक्स हैं, स्नैक की बात करते हैं हम, टोर्टोइज की बात करते हैं, इनका विभिन्न स्थानों में मिलना, ये सब बात की पुष्टि करते हैं ये सभी कॉर्डिनेट्स क्या थे? इकट्ठे थे। बायोलॉजिकल जीव जंतुओं के अवशेष मिले अनेक स्थानों के ऊपर, एक तरह के पेड़ पौधों के अवशेष मिले हमें। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसका दूसरा पार्ट हम जल्दी लेकर आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।